चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कैसे, हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो इसको हम एक स्टोरी के मीडियम से यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखो तीन पर्सन है, एक राम है, श्याम है और रोहन। ये तीन यहाँ पर जने हैं जिनके पास ना एक्सेस में फंड्स पड़ा हुआ है, इनके पास सेविंग्स पड़ी हुई है जिसको ये मार्केट में जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो राम है वो यहाँ पर रूरल एरियाज में रहता है, गांव में रहता है, तो इसको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो जो है अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। दूसरा देखो श्याम, ठीक है, इसके पास भी एक्सेस में फंड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये शहरी इलाके में रहता है, इसे नॉलेज है कि वो कैसे स्टॉक मार्केट में फंड को इन्वेस्ट कर सकता है, पर इसके पास टाइम नहीं है, इसके पास टाइम ही नहीं है कि वो जो है स्टॉक मार्केट में अपने फंड को इन्वेस्ट करे और उसको टाइमली जो है मॉनिटर भी करता रहे। इसके पास इतना ज्यादा टाइम में यहाँ पर नहीं। तीसरा पर्सन देखो क्या है, रोहन। इसके पास देखो नॉलेज भी है, इसे पता भी है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इसके पास टाइम भी है, ठीक है, पर इसके पास ना एक्सपर्टीज नहीं, यानी ये इस मामले में जो है एक्सपर्ट नहीं है। इसको ये जब भी मार्केट में पैसा लगाता है तो इसे लॉस ही होता है, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है कि तीनों की जो पैसे हैं वो सेविंग्स को अच्छे तरीके से जो है इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिससे उनके पैसे की जो वैल्यू है टाइम के साथ जो है कम होती रहती है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड देखो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर ना एक्सपर्ट पर्सन बैठे होते हैं जिनको जो है स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, इन्वेस्टमेंट की पूरी नॉलेज होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनको पता है कि स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, किस सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगी और किस में करेंगे तो हमें लॉस होगा। तो ये एक्सपर्ट बंदे, इनको सभी यहाँ पर नॉलेज है, ठीक है। तो इन तीनों को पता लगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बंदा है जिसको पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, वो हमारे पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये तीनों पर्सन जो है यहाँ अप्रोच करते हैं म्यूचुअल फंड के पास। इनको कहते हैं कि हमारे पास देखो एक्सेस में सेविंग्स पड़ी है, पर हमारे पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है इसको इन्वेस्ट करने का, इसलिए आप क्या करो, ये पैसा हमसे लेकर हमारे बिहाफ पर, ठीक है, इसको जो है स्टॉक मार्केट वगैरह में, कैपिटल मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर दो ताकि हमारे पैसे से हमें जो है रिटर्न जनरेट हो, ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड पर्सन कहता है ठीक है, ठीक है, पर ये कहता है इसमें मेरा क्या फायदा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसके बदले में हम आपको एक फीस पे कर देंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड देखो बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों से फंड्स कलेक्ट करती है, ठीक है, और उस कलेक्टेड फंड को वो क्या करती है, मार्केट में अलग अलग सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्ट कर देती है ताकि उससे जो है मैक्सिमम रिटर्न मिल सके इन पर्सन को, ठीक है। अब देखो चाहे इनको नॉलेज है नहीं है कोई फायदा नहीं, इन्होंने पैसा किसे दे दिया, म्यूचुअल फंड को दे दिया। यहां पर जो बंदा बैठा है जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसे प्रॉपर नॉलेज है, अब वो अपने नॉलेज के हिसाब से अलग अलग सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है इनको मिलेगी। बदले में अब इसने जो काम किया है वो इसे एक फीस यहां पर पे करेंगे। क्लियर है आपको। तो यही हमारा होता है म्यूचुअल फंड, जो कि पब्लिक से पैसा लेता है और उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। क्लियर है। तो यहां पर देखो म्यूचुअल फंड इज अ मैकेनिज्म, म्यूचुअल फंड जो है एक तरह का मैकेनिज्म होता है, तरीका होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो पब्लिक है, जो हमारी जनरल पब्लिक है, उससे हम फंड्स कलेक्ट करते हैं और उस फंड्स को हम डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे पब्लिक से पैसा लेता है, तो जनरली जो है म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करते हैं, उसके अंदर वो इन्वेस्टर्स को यानी पब्लिक को अलग अलग यूनिट्स बेचते हैं, मतलब स्कीम्स की यूनिट्स बेचते हैं, जैसे कि 10 यूनिट बेच दी, 15 यूनिट्स बेच दी, ठीक है, और पब्लिक उस यूनिट्स को खरीदती है और उससे जो है फंड्स किसके पास आ जाते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड के पास आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल पे मान लो यहाँ पर म्यूचुअल फंड है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, म्यूचुअल फंड है, इसने फंड रेज करना है, तो इसने सिंपली क्या करना है, एक स्कीम लॉन्च करनी है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर मान लो 50,000 यूनिट्स है। तो ये क्या करेगी, सिंपली पब्लिक को इन्वाइट करेगी कि आप जो स्कीम के यूनिट्स इसको खरीद लो। पब्लिक क्या करेगी, इन यूनिट्स को खरीदेगी, खरीदने के लिए पब्लिक पैसा देगी, किसे देगी, म्यूचुअल फंड को देगी, और म्यूचुअल फंड के पास पैसा आएगा और ये जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो इन्वेस्टर है इन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यूनिट होल्डर, क्योंकि इन्होंने उन स्कीम्स की यूनिट्स को होल्ड किया हुआ है, खरीदा हुआ है, उनके पास है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पर यूनिट होल्डर। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि किसको हम यूनिट होल्डर कहते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारे यूनिट होल्डर कहलाते हैं। क्लियर है। अब बात उठती है कि म्यूचुअल फंड को इंडिया में रेगुलेट कौन करता है, तो आंसर देखो हमारा क्या है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर समय समय पे जो है इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता रहता है, जिससे कि म्यूचुअल फंड को मॉनिटर किया जा सके, ताकि म्यूचुअल फंड अच्छे तरीके से काम करे और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उनको किसी भी तरह का यहाँ पे लॉस ना हो। तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा
सेबी। नेक्स्ट देखो मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, उसमें से कौन कौन से पर्सन होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रस्ट है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए मेनली यहाँ पर देखो चार पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होते हैं। पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और ये सभी चार पार्ट्स मिलकर म्यूचुअल फंड को यहाँ पर चलाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। पहला देखो क्या है, स्पॉन्सर, दूसरा है ट्रस्टी, तीसरा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और चौथा है हमारा यहाँ पर कस्टोडियन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं कि होते क्या है। सबसे पहले देखो क्या है, स्पॉन्सर। अब ये स्पॉन्सर क्या है, तो देखो सिंपली वो पर्सन, ठीक है, वो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड को बनाया है, इस्टेब्लिश किया है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, स्पॉन्सर, ठीक है। अब कोई भी जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसको कोई सिंगल पर्सन भी बना सकता है, या फिर 5-6 पर्सन, 10-12 पर्सन एक ग्रुप बना के भी उसको बना सकते हैं। तो वो सारे को हम एक साथ क्या कहते हैं, स्पॉन्सर। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो मान लो एक राम पर्सन है, उसने यहाँ पर म्यूचुअल फंड की ट्रस्ट बना दी, तो ये भी हमारा क्या कहलाया, स्पॉन्सर कहलाया। इसके अलावा राम ने क्या किया, अपने दोस्तों श्याम और रोहन और मंजीत को बुलाया, और चारों ने मिलकर यहाँ पर ट्रस्ट बना दिया, ठीक है, म्यूचुअल फंड बना दिया, जो कि अब पब्लिक से पैसा कलेक्ट करेगा। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, स्पॉन्सर, ठीक है। जैसे किसी कंपनी में प्रमोटर होता है ना, आपने प्रमोटर के बारे में पढ़ा होगा। प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनी को शुरुआत करता है, कंपनी को बनाता है। ऐसे ही जो म्यूचुअल फंड के केस में जो म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, स्पॉन्सर। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, ट्रस्टीज, ठीक है। अब ट्रस्टी से आपको नाम पता लग रहा होगा, ट्रस्टी किससे बना है, ट्रस्ट से। यानी कि ट्रस्टीज क्या करते हैं, जो भी पैसा इन्वेस्टर लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, उसकी देखरेख करते हैं। यानी कि जो पैसा इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है, क्या उसका सही तरीके से यूज किया जा रहा है कि नहीं, जिस पर्पस के लिए वो पैसा दिया गया म्यूचुअल फंड कंपनी, उसी पर्पस के लिए उसको यूज कर रही है कि नहीं, वो सब चीजें देखने का काम किसका होता है, यहाँ पर ट्रस्टी होता है। तो ट्रस्टी का मेन काम क्या होता है, जो यूनिट होल्डर है उनको प्रोटेक्ट करना किसी भी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से, जिनसे उन्हें लॉस हो सकता है। क्लियर है आपको। अब देखो जो ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टीज कोई सिंगल पर्सन नहीं होता है, इसमें हमारे जो है कई पर्सन जो मिलकर बनाते हैं ट्रस्टीज को, ठीक है, वो एक साथ में मिलकर डिसीजन मेकिंग वगैरह यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्रस्टीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे ट्रस्टीज में डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर कौन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है करते हैं, टॉप अथॉरिटी होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि ट्रस्टीज में जितने भी डायरेक्टर हो, उसका जो 2/3 है, ठीक है, 2/3 हिस्सा जो है वो यहाँ पर प्रमोटर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी कि वो प्रमोटर से मिला, उसका किसी भी तरह का प्रमोटर के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी ट्रस्टीज में पर्सन्स होंगे, उसमें से 2/3 पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, उनका प्रमोटर से किसी भी तरह का लेना देना नहीं होगा, उनका प्रमोटर का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा यहाँ पर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, अब देखो जो म्यूचुअल फंड है वो क्या करती है, पैसा कलेक्ट किया, पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया, उसको डिफरेंट सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्ट कर दिया। उनको पैसे को अपने पास नहीं रखती, वो उन पैसे को डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती है, और उससे जो रिटर्न आता है वो जो है यहाँ पर पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, बेसिकली जो भी फंड आते हैं पब्लिक से, जो भी फंड म्यूचुअल फंड के पास आते हैं, उसको यहाँ पर डिफरेंट सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर देखो एन एएमसी मैनेज द फंड्स को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। ये फाइनली अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसे को इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब ऐसे ही बिल्कुल वैसी ही कंडीशन जो ट्रस्टी के केस में थी, जो हमारा एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें जितने भी टोटल डायरेक्टर होंगे, उसके जो 50% डायरेक्टर होंगे वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उनका जो है प्रमोटर के साथ, स्पॉन्सर के साथ किसी भी तरह का यहाँ पर रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसके साथ जुड़े वो नहीं होने चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, कस्टोडियन। तो यहाँ पर देखो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने सिक्योरिटीज को क्या कर दिया, खरीद लिया, ठीक है। अब उसको एक जगह सिक्योर करके भी तो रखना पड़ेगा ना। अब शेयर्स खरीदे हैं तो सबूत हमारे पास होना, शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह को हम संभाल के रखेंगे ना। तो संभालने का काम कौन करता है, कस्टोडियन। कस्टोडियन क्या करता है, जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जितनी भी सिक्योरिटीज को खरीदता है, उसको होल्ड करके अपने पास सिक्योरली रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पे वो जो है काम आ सके, ठीक है, प्रूफ रह सके उनके पास कि हमने यहाँ पर इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की है। तो कस्टोडियन का मेन काम क्या है, सिक्योरिटीज को अपने पास होल्ड करके रखना। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड हमारे इंडिया में कैसे इवैल्यूएट है, कैसे उनकी ग्रोथ हुई, ठीक है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो जो हमारा स्टार्टिंग स्टेज था, ठीक है, म्यूचुअल फंड का जो स्टार्टिंग फेज था वो कब स्टार्ट हुआ हमारा यहाँ पर, जब हमने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया।
ठीक है, हमने नहीं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। यानी कि हमारे देश में म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग कब हुई थी? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ठीक है, 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने मिलकर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बनाया, जो पहली बार म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लेकर आई थी। ठीक है, अब ये पूरे इवोल्यूशन को हम मेनली जो है 4 फेजेस में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारे देश में जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई। क्लियर है? तो पहला फेज देखो, पहला फेज हमारा स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग से, जब यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। जो पहली स्कीम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लेके आई थी वो ले आई थी 1964 में। ठीक है, उसका नाम क्या था? यूनिट स्कीम 1964। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, पर उसने जो पहली स्कीम लेके आई थी म्यूचुअल फंड की वो ले आई थी 1964 में। क्लियर है? उसके बाद देखो हमारी 1978 में, ठीक है, 1978 में जो है यहाँ पर जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, इसके ऊपर जो है रेगुलेशन का काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इससे पहले, ठीक है, इससे पहले जो हमारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था उस पर रेगुलेशन का काम कौन करता था? उसको रेगुलेट कौन करता था? आरबीआई करता था। पर 1978 में आके 1978 में आकर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उसने सारा का सारा काम, रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो अपने अंदर ले लिया। अब वो जो है यूटीआई को चलाने लग गया। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर 1988 में, जब हमारा 1988 खत्म हुआ तो हमारे टोटल 6,700 करोड़ की एसेट थी हमारे यूटीआई की। यानी कि टोटल आप बात करो कि फेज 1 के एंडिंग में हमारे पास म्यूचुअल फंड की जो टोटल एसेट्स थी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो टोटल एसेट्स थी वो कितनी थी? यहाँ पर 6700 करोड़। क्लियर है? ये सारी की सारी हमारी कितनी थी? यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ही थी, क्योंकि वो अकेली ही तब तक यहाँ पर थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर फेज 2, इसके बाद फेज 2 हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक फेज 2 से पहले सिर्फ एक ही कंपनी थी हमारी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ऑफर करती थी। पर फेज 2 में आने से जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, ठीक है, जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती थी, वो उन्होंने भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स को यहाँ पर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी जो है म्यूचुअल फंड ट्रस्ट जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1987 में पहली बार जो है हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो है दाखिल होती है, इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब वो भी म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने लग गई है। सबसे पहले हमारा जो है एसबीआई, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने म्यूचुअल फंड स्कीम जो है लॉन्च की थी 1987 में। इसके बाद बहुत सारी हमारी बैंकों ने अलग अलग सालों में जो है म्यूचुअल फंड स्कीम जो है इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि कैन बैंक हो गया, ठीक है, उसने 1987 में, पंजाब नेशनल बैंक हो गया 1989 में, इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड होगा 1989 में। तो ऐसे अलग अलग बैंक्स ने जो डिफरेंट टाइम पीरियड पर म्यूचुअल फंड स्कीम जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस की। तो कहने का मतलब क्या है कि फेज 2 में हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो भी अब म्यूचुअल फंड स्कीम जो है प्रोवाइड करने लग गए थे, वो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने लग गए थे। ठीक है, अब जैसे हमारा सेकंड फेज जब एंड हुआ तो जो टोटल हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट थी वो कितनी थी हमारी यहाँ पर 47,000 करोड़। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पर हमारा म्यूचुअल फंड सेकंड फेज में जो है उसकी ग्रोथ हुई है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है। टोटल 47 करोड़ की एसेट थी जब सेकंड फेज यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा फेज 3। ठीक है, अब फेज 3 में देखो एक जो हमारा प्लेयर रह गया था प्राइवेट सेक्टर, उसको भी अलाउ कर दिया गया। अब जो प्राइवेट सेक्टर है अब वो भी जो है म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करने लग गया था, म्यूचुअल फंड की स्कीम की जो सर्विसेज है वो देने यहाँ पर लग गया था। क्लियर है आपको? तो फेज 3 में किसकी एंट्री हुई थी? हमारे प्राइवेट सेक्टर की। किसकी? प्राइवेट सेक्टर की, जो कोठारी पाइनोर है, ठीक है, ये पहला हमारा जो है प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड है। तो ये आपने नाम याद रखना है कि पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड हमारा कौन था? ठीक है, कोठारी। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1993 में। तो डेट आपने याद रखनी है, उसके बाद नाम याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा फेज 4। इसके बाद जो हमारा फेज 4 यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेजर प्लेयर्स है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आ गई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ठीक है, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर थे वो भी अब जो है म्यूचुअल फंड में आ गए थे। अब फाइनली फेज 4 में जाकर, ठीक है, फेज 4 में जाकर 2003 में जो हमारा यूटीआई था, जो पहला हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम प्रोवाइड करता था, ठीक है, जो यूटीआई है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, पहले यूटीआई क्या करता था? म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता, म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रोवाइड करता था। पर 2003 में आके जो यूटीआई उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट बन गया म्यूचुअल फंड, दूसरा जो है यहाँ पर अदर पार्ट यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो पहला देखो पार्ट क्या हमारा? स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो हमारी पार्ट था यूटीआई का वो काम करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर।
ठीक है। इसके ऊपर जो हमारे सेबी की रेगुलेशंस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, सेबी इसको रेगुलेट नहीं कर सकता था, क्योंकि अब ये म्यूचुअल फंड से बाहर हो चुका है, ये म्यूचुअल फंड के प्रीव्यू में नहीं रहा। ठीक है, तो जो भी म्यूचुअल फंड पे रेगुलेशन लगते थे वो अब इस पे अप्लाई नहीं होते थे, ये डायरेक्टली जो हमारी गवर्नमेंट थी वो इसको कंट्रोल करती थी। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा बना था वो क्या बना था, यूटीआई म्यूचुअल फंड। ये बेसिकली बना था हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब इसको बनाया किसने था, यहाँ पर देखो जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक है मेनली एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, एलआईसी, ये सारे ने मिलकर जो है यूटीआई म्यूचुअल फंड को जो है स्पॉन्सर किया था, यानी कि इसको इस्टेब्लिश किया था। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है उसको इस्टेब्लिश कौन करता है, उसके स्पॉन्सर जो है वही यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो यूटीआई म्यूचुअल फंड है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रोवाइड करता है, तो इसे सेबी के अंडर जो है रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी होती है। ठीक है, और इसके रेगुलेशन भी यहाँ पर मानने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में जो है म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो डेवलप हुई थी, हमारे देश में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की यहाँ पर ग्रोथ होगी। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स यहां पर देखेंगे। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब ये जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हमारे कितने तरीके के यहाँ पर होते हैं, तो मेनली हम जो है म्यूचुअल फंड को 3 तरीके से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला देखो नेचर के बेस पर कि जो म्यूचुअल फंड है उसकी नेचर कैसी है, उसके बाद स्ट्रक्चर के बेस पर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेस पे कि हम जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस 3 तरीकों से जो है हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके हिसाब से कितनी टाइप्स के म्यूचुअल फंड यहाँ पर होते हैं। तो पहला देखो क्या है, क्लासिफिकेशन बाय नेचर। ठीक है, क्लासिफिकेशन बाय नेचर, इसके अंदर हम जो म्यूचुअल फंड को मेनली जो है 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। पहला देखो क्या है, इक्विटी फंड। पहला देखो क्या है, इक्विटी फंड। इक्विटी फंड क्या होता है, इसमें ये ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जिसके अंडर हम जो पैसा अगर लगाते हैं तो हमारा जो पैसा है वो इक्विटी शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है ना कि जो हमारे सिक्योरिटीज होती है इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। तो इक्विटी फंड ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि सारा का सारा जो पैसा है वो इक्विटी शेयर्स में ही लगाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को चूज कर लिया और उनके इक्विटी शेयर्स यहाँ पर परचेज कर लिए। ठीक है, तो मेनली इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं, यहाँ पर इक्विटी स्टॉक्स में। नेक्स्ट देखो क्या है, डेट फंड। डेट फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि यहाँ पर हमारे जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे बॉन्ड हो गया, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट की बॉन्ड हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर के बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, उसमें जो है यहाँ पर इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके ऊपर जो है एक फिक्स्ड इनकम जो है हमें रिसीव होती रहती है। ठीक है, तो इक्विटी फंड हो गया ऐसी स्कीम्स जो कि इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और डेट फंड ऐसी स्कीम जो कि यहाँ पर हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि बॉन्ड, डिबेंचर। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, हाइब्रिड फंड्स। ठीक है, अब हाइब्रिड फंड्स देखो क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिनमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो ज्यादातर जो है हमारी कंपनी के शेयर्स और यहाँ पर जो हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट है दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि अगर कोई पर्सन हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो पैसा है वो इक्विटी शेयर्स और जो डेट इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि बॉन्ड और डिबेंचर दोनों में ही यहाँ पर जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर से मतलब कि वो स्कीम की मेच्योरिटी पीरियड क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसके बिहाफ पर, तो स्ट्रक्चर के बिहाफ पर हम मेनली जो है इसको 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को। पहला देखो क्या है, ओपन एंडेड फंड्स। पहला देखो क्या है, ओपन एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिसका कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता, कोई भी मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता, यानी कि आप इसको कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि 1 साल पूरा होगा तब मैं इसको खरीदूंगा या फिर बेचूंगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो आप कंटिन्यू बेसिस पे इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, इसकी कोई भी फिक्स मेच्योरिटी नहीं होती है। क्लियर है आपको, ये फुली लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, क्लोज एंडेड फंड्स। ठीक है, अब क्लोज एंडेड फंड इसका बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है इशू किए जाते हैं, यानी कि इनकी जो है मेच्योरिटी पीरियड होती है जो कि जनरली 3 से लेकर 5 सालों तक यहाँ पर होती है। ठीक है, तो अगर आप
इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इसको जो है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही खरीद या फिर बेच सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसको खरीदना है तब ये स्कीम जब लॉन्च हुई थी, ठीक है, ये यूनिट्स अगर आपको खरीदना है तो ये स्कीम जब लॉन्च हुई थी तो आपको उस स्कीम के लॉन्च होने से पहले उसको जो है यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बेचना चाहते हो तो स्कीम जब मेच्योर हो जाएगी तब आप उसको बेच सकते हो। क्लियर है, तो ये लिक्विड नहीं होते, आपको वेट करना पड़ता है खरीदने और बेचने के लिए। नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरवल फंड्स। ठीक है, अब इंटरवल फंड्स क्या होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स का कॉम्बिनेशन। इसमें हमें ओपन एंडेड फंड्स की भी फैसिलिटीज मिल जाती हैं और क्लोज एंडेड फंड्स की भी फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें होता क्या है, जो हमारे ये फंड्स होते हैं, जो स्कीम्स होती हैं ना, वो जनरली इशू किए जाते हैं एक मैच्योरिटी पीरियड के लिए। किसके लिए, मैच्योरिटी पीरियड के लिए। और मैच्योरिटी किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारा क्लोज एंडेड फंड्स का। पर इसमें एक हमारे पास छूट होती है कि एक रेगुलर इंटरवल पे कुछ टाइम के पीरियड के बाद हमें एक टाइम दिया जाता है जिसके अंडर हम जो है इसको बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। क्लियर है आपको, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 1 साल, ठीक है, 1 साल आपने यहाँ पर परचेस कर लिया, 1 साल बाद आपको कंपनी ने कहा कि हम आपको 15 दिनों का यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, 15 दिनों में आप यहाँ पर फैसला कर लो कि आपको सिक्योरिटीज को परचेस करना, आप सिक्योरिटीज को खरीद या फिर बेच सकते हैं, या स्कीम्स को, यहाँ सिक्योरिटीज नहीं स्कीम्स को, ठीक है, हम यूनिट्स को खरीद या फिर बेच सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्लासिफिकेशन बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से भी म्यूचुअल फंड हमारे 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमारा जो पर्सन जो पैसा दे रहा है, फंड दे रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो यहाँ पर देखो पहली जो हमारी स्कीम आ रही है वो क्या है, ग्रोथ स्कीम। ठीक है, इसमें वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि ग्रोथ चाहते हैं, यानी कि उन्होंने जो पैसा यहाँ पर लगाया है उस पैसे की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज हो। ठीक है, वो इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पे, ग्रोथ स्कीम में। इसमें क्या होता है कि जब भी पैसा हम इस फंड में देते हैं, ग्रोथ स्कीम से फंड देते हैं, तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वो इस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जैसे ही उसमें कोई रिटर्न आती है, कोई हमें चाहे इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, उसको फिर से जो है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि मान लो आपने जो है यहाँ पर 1000 की जो म्यूचुअल फंड है उसने इन्वेस्ट किया, इस पे 10 रुपए का आपको जो है यहाँ पर रिटर्न मिला, तो म्यूचुअल फंड वाले आप क्या करेंगे, अगर ग्रोथ स्कीम है तो वो क्या करेंगे, ये 10 रुपए जो है फिर से मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, और आपका जो इन्वेस्टेड पैसा होगा वो हमारा कितना होगा, 1010 रुपीज। ठीक है, 1010 रुपीज आपका जो है बढ़ जाएगा, जिससे आपकी यहाँ पर ग्रोथ हो जाएगी। तो इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे जो है पेमेंट रिसीव नहीं होती, आपको रेगुलर बेसिस पे किसी भी तरह की रिटर्न जो है यहाँ पर नहीं रिसीव होती। तो इसमें जो भी अर्निंग्स होती है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है स्कीम्स में। ठीक है, और इसमें कोई भी पीरियोडिकल पे आउट आपको नहीं मिलता। जो भी पर्सन यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब जो पैसा उन्होंने लगाया उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, डिविडेंड स्कीम। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड स्कीम। ठीक है, अब डिविडेंड में देखो क्या होता है, वो पर्सन जो कि रेगुलर इंटरवल पे एक रिटर्न चाहते हैं, यानी कि पैसा उन्हें चाहिए, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी आपको जो म्यूचुअल फंड ने आपका जो पैसा है सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, तो उस पर जो भी रिटर्न आती है म्यूचुअल फंड उसको जो है रेगुलर इंटरवल पे आपको पे करता रहता है। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो इसमें हमें डिविडेंड ऑप्शन मिलते हैं। डिविडेंड आप लोगों को पता है कि जब कंपनी के हम इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं तो उस पर हमें डिविडेंड मिलता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो पीरियड वाइज, ठीक है, जनरली एनुअली जो है हमें यहाँ पर पे आउट्स मिलते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में मिले, चाहे हमें वो डिविडेंड की फॉर्म पे। तो जो भी लोग यहाँ पर रेगुलर इनकम चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि हमें रेगुलर बेसिस पे एक इनकम रिसीव होती रहे, तो वो डिविडेंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या थी यहाँ पर टाइप्स थी किसकी, म्यूचुअल फंड्स की। क्लियर है। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको टाइप्स क्लियर है म्यूचुअल फंड्स की। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ पर टाइप्स क्लियर है म्यूचुअल फंड की। उसके बाद हम रोल देखेंगे म्यूचुअल फंड का, रोल क्या है हमारी लाइफ में या फिर हमारे देश के लिए म्यूचुअल फंड का यहाँ पर रोल क्या होता है। तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब रोल क्या होता है। सबसे पहला जो बड़ा रोल है वो क्या है कि हम, ठीक है, म्यूचुअल फंड की हेल्प से अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज में, जिससे हमें जो है यहाँ पर एक अच्छी रिटर्न मिल जाती है। क्योंकि देखो अगर हमारे पास पैसा हो, अगर हम अपने बेस पे इन्वेस्टमेंट करें तो हम कुछ ही सिक्योरिटीज को एनालाइज कर पाएंगे और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। पर म्यूचुअल फंड की हेल्प से, क्योंकि म्यूचुअल फंड को पहले ही बहुत सारी सिक्योरिटीज के बारे में पता है, तो आप अपनी सेविंग्स को अलग अलग सिक्योरिटीज में, वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे, जिससे आपका जो रिस्क होगा वो कम होगा, आपको रिटर्न जो है यहाँ पर ज्यादा मिलेगी। साथ के साथ जो आपका पैसा है, जो आपने पैसा
यहाँ पर म्यूचुअल फंड वालों को दिया है उसको प्रोफेशनल मैनेज करते हैं, जिनको इस फील्ड में काफ़ी नॉलेज होती है, तो आपको जो है एक्सपर्ट की सर्विसेज मिल जाती है। वो जो है पैसा जब इन्वेस्ट करते तो उस पर रिटर्न ज़्यादा ही मिलती है एज कंपेरिजन अगर हम अपने बेस पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। क्लियर है। नेक्स्ट देखो म्यूचुअल फंड, कई म्यूचुअल फंड में हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, यानी कि अगर आप किसी स्पेसिफाई जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके ऊपर आपको जो है टैक्स डिडक्शंस भी मिल जाती है, उस अमाउंट तक आप जो है अपनी इनकम में से उसको माइनस कर सकते हो, उस पर आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, सुपरविजन ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड को सुपरवाइज कौन करते हैं, तो मेनली जो है हमारी दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो बॉडीज हैं जो मिलकर हमारा पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड है उसको सुपरवाइज करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उनको उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है डिसाइड करते हैं। पहला देखो क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहला क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। अब आप सोचोगे कि दो बॉडीज किस लिए, तो देखो जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसका मेन काम क्या है, यहाँ पर रेगुलेट करना। ठीक है, क्या काम करना है यहाँ पर, रेगुलेट करना, हमारी जो म्यूचुअल फंड है उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना, ताकि जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको किसी भी तरह का यहाँ पर लॉस ना हो। पर जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है इसने रेगुलेशंस बना दी, ठीक है, कि ये काम होना चाहिए। अब उस काम को मार्केट में कैसे किया जाएगा उसका काम हमारा कौन करता है, यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मार्केट में देखता है कि कौन लोग कैसे काम करते हैं और उनको जो है प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बताता है। तो मार्केट की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की फंक्शनिंग है उसको ये जो है बेहतर बनाता है। कौन सा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। तो एक एक करके अब हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले देखो क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है जिसकी हेल्प से वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उसको यहाँ पर रेगुलेट कर पाए। ठीक है, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी भी तरह का यहाँ पर लॉस ना हो। अब देखो जो रेगुलेशन सेबी बनाता है उसके अंदर हमारी सारी की सारी ही म्यूचुअल फंड कंपनीज आ जाती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे कोई भी फॉरेन एंटिटीज है, जो भी म्यूचुअल फंड की सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं इंडिया के अंदर, उन पे जो है ये रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फैसिलिटेट करता है, मार्केट को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको बनाया कब गया था, यहाँ पर 22 अगस्त 1995 को यहाँ पर बनाया गया था। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम क्या है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की वेलफेयर करना, उसको यहाँ पर बढ़ाना। क्लियर है आपको। ठीक है, तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि एएमएफआई को बनाने की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसको क्यों बनाया गया था। सबसे पहले देखो, प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। जो हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें बेस्ट जो हमारा अच्छा बिजनेस प्रैक्टिस है उसको यहाँ पर फॉलो किया जाना चाहिए, उसको प्रमोट किया जाना है। सभी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो इन बिजनेस प्रैक्टिस को यूज करें जिनसे उनकी जो सर्विसेज है उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो और जो इन्वेस्टर्स है उनका ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फायदा हो, उनका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, हाई प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड्स फिक्स करने हैं जिनको म्यूचुअल फंड कंपनीज को फॉलो करना जरूरी होगा। जब भी वो कोई काम करेंगे तो इन एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी है। एथिकल स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, ये बताते हैं कि कौन सा काम यहाँ पर सही है, कौन सा काम गलत है। जैसे म्यूचुअल फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन्वेस्टर के पैसों को सही ढंग से इन्वेस्ट करे ताकि इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा मिले। ठीक है, तो ये एक एथिक है, एथिकल स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। तो जब भी म्यूचुअल फंड यहाँ पर पैसा लगाता है तो वही इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही यहाँ पर लगाता है। नेक्स्ट देखो क्या, इंटरेक्ट विद द सेबी। अब ये जो समय समय पे सेबी के साथ इंटरेक्ट करता रहता है और उसको मार्केट के बारे में बताता रहता है कि मार्केट में इस समय ये कुछ चल रहा है, इसमें ये चेंजेस लाने की यहाँ पर जरूरत होती है। सेबी के साथ इंटरेक्ट करने के साथ साथ जो अदर बॉडीज है हमारे, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, आरबीआई होगा, ठीक है, उसके साथ भी जो है ये इंटरेक्ट करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बेस पर ये रिप्रेजेंट करता है कि इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये काम चल रहा है, इनकी इतनी ग्रोथ हो गई, इसके पास इतनी एसेट्स हैं, ये गवर्नमेंट को बताता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, वेल ट्रेंड एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, एक वेल ट्रेंड एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर बनाना। ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क बनाना जहां पर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जो एजेंट है वो ट्रेंड हो। ठीक है, वो यहाँ पर ट्रेंड हो, उसको प्रॉपर यहाँ पे नॉलेज जो है मिली होनी चाहिए। साथ के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम भी ये चलाते रहते हैं ताकि जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो अच्छे तरीके से जो है अवेयर हो सके, उन्हें पता लग सके कि उनका पैसा कहाँ पर जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको किस स्कीम में जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अवेयरनेस के प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाते हैं। साथ के साथ जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं कि कौन सी स्कीम किस टाइम के लिए है, ठीक है, क्या उसका प्राइस है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम जो है पब्लिश करता रहता है। क्लियर है आपको। तो ये हमारी दो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जो है सुपरवाइज करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो क्या है, न्यू फंड ऑफर।
ठीक है। अभी न्यू फंड ऑफर क्या है, तो आप लोग को एक चीज पता होगी कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, तो वो आईपीओ के थ्रू जो है शेयर्स इशू कर सकती है। तो आईपीओ आईपीओ क्या होता था, एक ऐसी प्रोसेस होती थी जिससे वो जो है अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर पाते थे। बिल्कुल ऐसे ही जो न्यू फंड ऑफर है, जो न्यू फंड ऑफर है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो हमारी म्यूचुअल फंड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च कर पाती है, और जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उन स्कीम्स को खरीद पाते हैं। ठीक है, उन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। क्लियर है, तो ये बिल्कुल आईपीओ की तरीके से ही यहाँ पर काम करती है। सेम वैसा ही प्रोसेस होता है, अलग अलग स्कीम्स यहाँ पर ऑफर की जाती हैं पब्लिक को। क्लियर है आपको, तो यहाँ पर देखो अब ये जो ऑफर किया जाता है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि आईपीओ भी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए किया जाता है कि इतने टाइम में जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए जो आईपीओ का प्रोसेस है। तो ऐसे ही जो न्यू फंड ऑफर है वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होता है। यानी कि जब भी कोई न्यू फंड ऑफर ले आया जाता है, यानी कि न्यू न्यू स्कीम्स जो है लॉन्च की जाती हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के लिए ओपन रहनी चाहिए। यानी कि 15 दिनों तक जिसने भी उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद इसको क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन भी है, जो हमारा ईएलएसएस है, अगर वो स्कीम है तो उस केस में ये कंडीशन जो है अप्लाई नहीं होती। पर बाकी जो हमारी स्कीम्स होती हैं उसके अंडर जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो न्यू फंड ऑफर है वो 15 दिनों के लिए ही ओपन। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब भी स्कीम को लॉन्च किया जाएगा तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, कि मिनिमम कम से कम इतने तो लोग तो इन्वेस्टमेंट करें, इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो अगर देखो डेट ओरिएंटेड है, मतलब कि डेट फंड हमने पढ़ा ना, डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है, तो उस केस में जो मिनिमम एटलीस्ट 20 करोड़ रुपीज, यानी कि अगर कोई न्यू फंड के अंडर स्कीम लॉन्च की है तो कम से कम 20 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, तभी हम उसको सक्सेसफुल मानेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे अदर है जैसे इक्विटी के केस है, तो वहां पर जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ भी यहाँ पर चलेगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जो कि पूरी होनी चाहिए न्यू फंड ऑफर के लिए। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है वो क्या है, रिस्क एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है जब भी हम कोई ऐड भी देखते हैं तो वहां पर लिखा होता है ना कि मार्केट में जो है रिस्क, आप जो पैसा लगाओगे उसके साथ रिस्क अटैच है। तो ऐसे जब हम म्यूचुअल फंड में कोई भी पैसा लगाते हो तो उसके साथ कई सारे जो है रिस्क यहाँ पर अटैच होते हैं। तो एक एक करके हम वही देखेंगे कि जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो कौन कौन से रिस्क जो है हमें एज अ इन्वेस्टर जो है फेस करने पड़ते हैं। पहला देखो क्या है, मार्केट एनवायरमेंट रिस्क। ठीक है, अब ये मार्केट एनवायरमेंट रिस्क क्या होता है, तो यहाँ पर देखो जब हमारी जो मार्केट है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा खराब होती है, और उसकी वजह से जो हमें लॉस होता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्केट एनवायरमेंट रिस्क। यानी कि जब हमने इन्वेस्टमेंट करी थी तब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, हमने ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर दी, पर कुछ टाइम के बाद मार्केट ने बिल्कुल ही डाउन चली गई, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम हो गई, जिसकी वजह से हमें ये लॉस हो गया। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्केट एनवायरमेंट रिस्क। अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई है, या फिर इन्फ्लेशन आ गया है, रिसेशन आ गया, पॉलिटिकल अनरेस्ट है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर मार्केट एनवायरमेंट को खराब करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को खराब करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, कंसंट्रेशन रिस्क। ठीक है, अब कंसंट्रेशन रिस्क क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले कंसंट्रेशन का मीनिंग समझा दूं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है। कंसंट्रेशन का मीनिंग है सिंपली एक एस्पेक्ट पे जो है फोकस करना। यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम किसी एक कंपनी में या फिर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में या फिर एक किसी सेक्टर में ही सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं, और बाकी के सेक्टर्स में जो है फोकस नहीं कर रहे। जैसे अगर आपको जैसे एग्जांपल पे मान लो एक राम पर्सन है, यहाँ पर राम पर्सन है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर XYZ लिमिटेड पे ही फोकस किया और सारा का सारा पैसा जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन रिस्क क्या है, तो इसके साथ देखो क्या है कि अगर बाई चांस ये कंपनी आगे चली गई, इसकी ग्रोथ हुई, तो आपका पैसा, आपकी रिटर्न ज्यादा होगी। पर इसके ऑपोजिट अगर बाई चांस ये कंपनी फेल हो गई तो उस केस में देखो क्या है, आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, आपका सारा का सारा पैसा जो है डूब जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन रिस्क। ऐसा रिस्क जो कि अराइज होता है जब हम किसी एक फोकस हम अपना जो फोकस है किसी एक सेक्टर पे रखते हैं, किसी एक कंपनी पे रखते हैं। अब इसको कैसे ठीक किया है, इस रिस्क को ठीक करने का सिंपल मीनिंग है कि हमें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। यानी कि एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, आप लोगों को पता है डेट इंस्ट्रूमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, आपको क्या मिलता है, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है ना। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसके बढ़ने या कम होने से भी हमें यहाँ पर लॉस हो सकता है।
क्लियर है। जैसे मान लो कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, आपने किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की थी जिसपे आपको जो है मान लो यहाँ पर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था, पर कुछ टाइम के बाद उस पर जो इंटरेस्ट है वो रह गई 5%, आधा, जिससे लोगों ने उसकी डिमांड करनी जो है बिल्कुल ही बंद कर दी, जिससे उस स्टॉक की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम हो गई, बिल्कुल आधे में उसकी वैल्यू हो गई, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर लॉस हो गया। आपने खरीदा था 100 रुपए में, पर डिमांड कम होने की वजह से उसकी जो वैल्यू रहेगी वो सिर्फ 50 रुपए रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, यहाँ पर भारी लॉस उठाना पड़ा। किस किस वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि आप लोगों को पता है मार्केट में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता कम होता रहता है। नेक्स्ट देखो क्या है, लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि हमने जो अभी फंड्स पढ़े थे, एक हमारा क्लोज एंडेड फंड होता था जिसमें हम जो पैसा लगाते थे, इन्वेस्ट करते थे, वो एक फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड के लिए लगाते थे, यानी कि उससे पहले हम जो है उसको विड्रॉ नहीं कर पाते थे। तो इससे है ना लिक्विडिटी रिस्क भी अराइज होता था। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे और बाद में अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसकी वजह से भी हमें जो है यहाँ पे लॉस हो सकता है। क्लियर है आपको? तो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब जो हमारा लिक्विडिटी हमारे पास से चला गया, जब हमने इन्वेस्टमेंट की, हमारा जो पैसा वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए फंस गया, वो हमारा लिक्विडिटी रिस्क होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्रेडिट रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है, तो यहाँ पर देखो कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, जनरली होता है कि जब हम यहाँ पर पैसा लगाते हैं, हमने मान लो यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को 10,000 रुपए लगाए, पर वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो हमारा पैसा लेके भाग गई, यानी कि वो लॉस में चली गई, या कोई और रीजन था कि वो भाग गई, उन्होंने हमारा पैसा वापस नहीं किया। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क। जब हम पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं और जो पर्सन को हमने पैसा यहाँ पर दिया है वो जब उस पैसे को हमें रीपे नहीं कर पाता, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क। यानी कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्रेडिट रिस्क बना ही रहेगा कि ये फ्यूचर में कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, कहीं ये डूब तो नहीं जाएगी, अगर ये डूब गई तो मेरा भी पैसा यहाँ पर डूब जाएगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो क्या है, रिस्क डिपेक्शन रिस्कोमीटर। ठीक है, अब रिस्कोमीटर क्या होता है, तो सिंपली देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसमें रिस्क कितना है उसका हमें पता लगता है रिस्कोमीटर से। यानी रिस्कोमीटर से हम ये जान सकते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमारे पैसे के डूबने के कितने चांसेस हैं, ठीक है, कितने यहाँ पर लॉस होने के यहाँ पर चांसेस है। क्लियर है? तो रिस्कोमीटर में मेनली हमारे जो है 6 लेवल्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर जो है सिक्योरिटीज में जो रिस्क अटैच होता है उसको यहाँ पर मापा जाता है। सबसे पहले देखो लो, ठीक है, इसमें क्या है कि बिल्कुल ही कम, मतलब कि जीरो, यहाँ पर जीरो यहाँ पर जो है हमारा जो है लॉस चांसेस होते हैं, यानी कि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आपका जो पैसा रहता है वो बिल्कुल ही सेफ रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसमें जब पैसा लगाया जाता है तो वहां पर हमारी सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि उसकी गारंटी हमें गवर्नमेंट यहाँ पर देती है। उसके बाद मॉडरेटली लो, मतलब कि इससे थोड़ा ज्यादा रिस्क, ठीक है, उसके बाद मॉडरेट, थोड़ा और ज्यादा रिस्क, ठीक है, मॉडरेटली हाई, ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा रिस्क। तो जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते रहेंगे रिस्क भी जो है यहाँ पर बढ़ता रहेगा। जो भी पर्सन चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो जो है अपने रिस्क के हिसाब से, जो पर्सन जितना ज्यादा रिस्क लेना चाहेगा वो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर कोई ज्यादा जिगरे वाला है तो वो हाई, वेरी हाई में कर देगा, ठीक है, कई किसी का कम है तो वो लो में कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ठीक है, अब ये जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर रिटर्न कैसे कैलकुलेट की जाती है, कि हमें जो है कितना रिटर्न मिला, ये इन्वेस्टमेंट करने से हमें फायदा क्या हुआ, उसको हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो रिटर्न को कैलकुलेट करने के हमारे मेनली 2 मेथड होते हैं। एक हमारा होता है एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड, दूसरा होता है एनुअलाइज्ड रिटर्न मेथड। अब ये क्या, कैसे काम करते हैं, कैसे हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला मेथड देखो क्या है, एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई, ठीक है, जो भी फंड में इन्वेस्टमेंट की तो उसकी जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, ठीक है, उसी से हम जो है सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा रिटर्न कितना हुआ। जैसे मान लो कि आपने इन्वेस्टमेंट की थी, मान लो आपने जो है यहाँ पर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी, 1 लाख रुपए, पर 1 साल बाद जाके मान लो उसकी जो वैल्यू है वो 1,10,000 हो जाती, कितने, 1,10,000 हो। हम सिंपली अब कैसे कैलकुलेट करेंगे रिटर्न, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनको आपस में माइनस करेंगे, जो वैल्यू इंक्रीज हुई होगी उसे हम यहाँ पर रिटर्न मानेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर रिटर्न कितनी हुई, 10,000 की रिटर्न है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सिंपली देखो जो हमारे अभी वैल्यू है, जो करंट में वैल्यू है और जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर खरीदी थी उसे हमें माइनस करना है और डिवाइड कर देना है किसके साथ, जो हमारी स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है वैल्यू थी, स्टार्टिंग में हमारी यहाँ पर वैल्यू थी। तो यहाँ पर देखो जो डिवाइड करने के बाद हमारे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10,000 का आएगा। डिफरेंस कितना है, 10,000 का आएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो हमारी रिटर्न आएगी वो कितनी आएगी, 10%। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से 10% का रिटर्न आया है। नेक्स्ट देखो क्या है, एनुअलाइज रिटर्न मेथड। तो पहले देखो अगर किसी केस में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर जो है 1 साल से ज्यादा रहता है,
मतलब कि हमने जो है 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां पर एनुअलाइज रिटर्न मेथड जो है यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे यूज किया है, तो इस केस में क्या होता है कि हमें एक एवरेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखो सिंपली हमने जो इंक्रीज हुआ हमने वो कैलकुलेट कर लिया। ऐसा नहीं होता है कि हमें जो साल दर साल जो साल दर साल हमारे इंक्रीज हुआ है, जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसका हमें एक एवरेज वैल्यू जो है कैलकुलेट करना होता है, फिर उसके बेस पर हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो 3 साल के आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और आपने एक एवरेज निकाली कि 10% के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रही, मतलब कि मान लो कि पहले दिन आपको यहाँ पर जो है 12% मिल गया, ठीक है, पहले साल, उसके बाद आपको 8% मिल गया, उसके बाद फिर से आपको 10% मिल गया। तो आपने इन तीनों सालों की जो रिटर्न आई उसको यहाँ पर मेजर किया और उससे एक एवरेज कैलकुलेट किया कि आपको एवरेजली यहाँ पर कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यहां तक हमने जो है रिटर्न के मेथड कर लिए हैं। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है, और अगर किसी भी तरह का डाउट होता है आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो यहाँ पर क्या, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू। अब ये नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, तो नेट एसेट वैल्यू का मतलब है वो जो स्कीम जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उस स्कीम की वैल्यू कितनी है। ठीक है, यानी कि जो है मान लो यहाँ पर जो हमारी कंपनी, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने एक स्कीम लॉन्च की जिसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर जो है 50,000 करोड़ है। कितनी है, 50,000 करोड़ है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो यहाँ पर देखो द परफॉर्मेंस, अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्कीम की जो ये परफॉर्मेंस देखनी है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी परफॉर्मेंस है या बुरी, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, नेट एसेट वैल्यू को जान के। जितनी ज्यादा किसी जो स्कीम की नेट एसेट वैल्यू वो ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर हाई होगी। ठीक है, अब जो नेट एसेट वैल्यू है, जो हमारे यहाँ पर रेगुलेटर्स हैं, वो जो भी म्यूचुअल फंड में जो नेट एसेट वैल्यू है उसको यहाँ पर पब्लिश करना जरूरी होता है। ठीक है, डेली बेसिस पे किसी भी स्कीम की जो नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड कंपनी को पब्लिश करना जरूरी होता है। यहाँ पर 2 न्यूज़पेपर में, डेली जो न्यूज़पेपर आते हैं कम से कम 2 न्यूज़पेपर में उसकी जो है पब्लिकेशन करवानी जरूरी है कि इस स्कीम की जो नेट एसेट वैल्यू है इतनी। ठीक है, अब नेट एसेट वैल्यू कैसे यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है, तो माइनस करना है एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस कौन से, जो आपने इस स्कीम में किए गए। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू, हमें जो भी नेट एसेट वैल्यू हमारे पास है उसमें से हमें जो है यहाँ पर एक्सपेंसेस को माइनस करना है। उसके बाद जो हमारे टोटल यूनिट्स होंगे उसके साथ हमें इसको डिवाइड करना है। यानी कि जो भी हमारे सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू, मान लो कि हमारे जो सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू है वो मार्केट में जो है मान लो 10,000 करोड़ है। कितनी है, 10,000 करोड़ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस मार्केट वैल्यू में से जो एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर किए थे, मान लो वो एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, 2,000 के। कितने हैं हमारे यहाँ पर, 2,000 के। तो आपको क्या करना है, 2,000 एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, ये जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी, ये क्या निकली, हमारी नेट एसेट वैल्यू। क्या वैल्यू निकली, ये हमारी नेट एसेट वैल्यू की स्कीम में जो यूनिट्स है उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अगर हमें पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो सिंपली जितनी उसमें यूनिट्स है, यानी कि अगर वैल्यू 10,000 की थी, यहाँ पर वैल्यू 10,000 की थी और उसमें जो यूनिट्स है वो भी 10,000 की थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 8,000 को सिंपली यहाँ पर 10,000 से कैलकुलेट डिवाइड कर देना है, यहाँ पर हमारा पर यूनिट निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू। नेक्स्ट हमारा क्या है, टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब जैसे हमने बात किया अगर नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें जो है जितना भी एक्सपेंस हमने किया होता है उसको माइनस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंस रेशियो सिंपली क्या बताता है कि किसी भी स्कीम, जो एनुअल स्कीम हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया उसको चलाने के लिए क्या क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर किए गए। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो रिप्रेजेंट एनुअल फंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ स्कीम। किसी भी स्कीम को चलाने के लिए जो म्यूचुअल फंड है वो कितना यहाँ पर एनुअली जो है खर्चा कर रहा है, उसका हमें कहां से पता लगता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो से। इसको जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम की नेट एसेट वैल्यू उसका एक परसेंटेज के बारे फॉर्म में शो करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो हमारा जो है यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू का 1% है या फिर 2% है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो टोटल वैल्यू है नेट प्रेजेंट वैल्यू की उसका 1% जो है वो हम एक्सपेंस पे खर्च करते हैं। उसका जो 1% है, मान लो 10,000 है, ठीक है, तो उसका जो 1% होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, खर्च होगा, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये खर्च किन चीजों पे किया जाते हैं, सिंपली देखो
स्कीम्स को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम जरूरी है, मैनेजमेंट के लिए बंदे रखने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट उसकी करनी पड़ती है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर खर्चे करने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, लोड एंड नो लोड फंड्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, लोड फंड्स देखो ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें जब भी आप एंट्री करते हो, यानी कि आप परचेज करते हो या फिर एग्जिट करते हो, आप सेल करते हो, तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यानी कि इन सिक्योरिटीज में पहले ही बोल दिया होता है कि आपको जो है जब भी आप परचेज करोगे तो आपको यहाँ पर कम से कम 1 या 2% जितना भी परसेंटेज फिक्स किया उसका यहाँ पर चार्ज पे करना होगा। यानी कि अगर मान लो कि एक यहाँ पर वैल्यू जो है हमारी 10 रुपए की, क्या है हमारी यहाँ पर 10 रुपए की वैल्यू है, ठीक है, और चार्ज कितना है 1%, तो यानी कि जब आप इसको परचेज करोगे यानी कि एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पर 10 पॉइंट, इसका जो 1%, 10 का 1% हमारा कितना होगा 10.10, ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पर पे करना जरूर होगा। ऐसे ही जब आप एग्जिट करोगे, मान लो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है 10 रुपए की, कितनी है हमारी यहाँ पर 10 रुपए की है, और परसेंटेज कितनी है 1%, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पर देखो माइनस करना पड़ेगा, जो भी मान लो 9 पॉइंट जो है हमारा यहाँ 90 आपको पैसा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, वो क्योंकि आपने यहाँ पर चार्जेस पे कर दिए। तो लोड फंड्स ऐसे फंड हुए जिसमें चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा। दूसरा देखो क्या है, नो लोड फंड्स। नो लोड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जहां पर किसी भी तरह के चार्जेस जो है वो डिडक्ट नहीं किए जाते, चार्जेस नहीं लगाए जाते, आप जो है नेट एसेट वैल्यू पे उसको खरीद सकते हो, ठीक है, और नेट एसेट वैल्यू पे ही यहाँ पर आप बेच सकते हो, यानी कि एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्ट्रेटजीज, ठीक है, अब जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमारी स्ट्रैटेजीज कैसे होती है, मतलब कि हम कितने तरीकों से जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी देखो क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम SIP भी कहते हैं। इसको आपने कई बार इसको आपने यहाँ पर सुना होगा, ठीक है। तो SIP में जनरली देखो क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे कुछ पैसा, कुछ अमाउंट जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि महीने एक रेगुलर इंटरवल पकड़ लिया कि हर महीने अपने इनकम का जो 10% है वो जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे मान लो एक राम पर्सन है, उसने यहाँ पे वो क्या करता है हर महीने जो 10,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें इंडिविजुअल एक स्मॉल अमाउंट जो है रेगुलर इंटरवल पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। अब ये स्मॉल अमाउंट हमारी 500 भी हो सकती है, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, तो इंडिविजुअल को जनरली वो क्या करते हैं कि हर रेगुलर इंटरवल पे जो है वो अलग अलग म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है उसको यहाँ पर परचेज करते रहते हैं। नेक्स्ट देखो है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है। अब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या है, नाम से आपको पता लग रहा होगा इसमें ट्रांसफर की बात की जा रही है। तो इस सिस्टमैटिक प्लान में देखो क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी को अपनी कंसेंट देते हैं, यानी कि उनको अथॉरिटी देते हैं कि आप जो है हमारे पैसे को एक फंड से दूसरी फंड में जो है ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि मान लो आपका पैसा पहले आपने जो है ए स्कीम को खरीदा हुआ था, आपने यहाँ पर ए स्कीम को यहाँ पर खरीदा हुआ था, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको यहाँ पर अथॉरिटी दे दी कि आप हमारा पैसा जो है बी स्कीम में कर सकते हो। एक बी स्कीम भी थी यहाँ पर, वहां पर इसको पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है। फंड को हम जो है एक स्कीम से दूसरे स्कीम में इजीली जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर ये जो ट्रांसफर हो सेम फंड हाउस से ही होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक म्यूचुअल फंड का जो कंपनी है उसका जो स्कीम का पैसा है वो आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट मत कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसी में आपस में शेयर्स में स्कीम्स में जो है ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, ठीक है। अब जैसे सिस्टमैटिक हमारा इन्वेस्टमेंट में क्या रेगुलर इंटरवल में पैसा इन्वेस्ट करते थे, तो यहाँ पे सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान में क्या है कि हम रेगुलर बेसिस पे पैसा जो है विड्रॉ करते हैं। यानी कि हमने पहले इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद अब हम रेगुलर इंटरवल पे जैसे कि महीने के बाद क्वार्टरली बेसिस या मंथली बेसिस ईयरली बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक रेगुलर अमाउंट जो है वो वहाँ फंड में से जो है कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन SWP इंडिविजुअल रिडीम मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन स्मॉल अमाउंट। तो ये जो अमाउंट होती है वो जनरली हमारी क्या होती है, स्मॉल अमाउंट्स होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। अब ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमने म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया है। हमने डिटेल में म्यूचुअल फंड, उसकी टाइप्स, उसका मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड से ही मिलता जुलता एक और हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड होता है जिसको हम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जनरली फंड्स होते क्या है, तो यहाँ पर देखो जो हम सिस्टमैटिक वे में, कंडीशनल वे में जो हम रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे थोड़ा सा हटके होते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर हमारी ट्रस्ट बना लेते हैं, एक मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप क्या करता है, पब्लिक से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा कलेक्ट करता है और उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज में, सिक्योरिटीज में वगैरह में
इन्वेस्ट करता है, ठीक है, काम करता है म्यूचुअल फंड के तरीके से ही, पर उसके जैसा नहीं है, उसके ऊपर रेगुलेशन जो है सभी की अप्लाई नहीं होते। तो यहाँ पर देखो ये क्या, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ठीक है। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है, प्राइवेट लोग मिलकर इसको जो है बनाते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर से, चाहे वो इंडियन हो फॉरेनर हो, उससे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उस पैसा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस पैसे को जो है डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। क्लियर है आपको? अब ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होती है वो हमारे ट्रस्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, कंपनी के फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के भी फॉर्म में हो सकती है, यानी किसी भी फॉर्म में हम इसको मेंटेन कर सकते हैं और पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो ना तो हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के अंडर आता है, ना ही सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन 1999 के अंदर आता है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं। म्यूचुअल फंड पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होता, तो इसीलिए इसको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी कहते हैं। प्रोसेस इसका बिल्कुल सेम सही होता है म्यूचुअल फंड के तरीके से ही, ठीक है, बस अलग तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है की जाती है। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर ओवर होता है। फटाफट से अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड करेंगे। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, हु इस्टेब्लिश द म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड को कौन इस्टेब्लिश करता है, कौन बनाता है? तो पहला देखो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर स्पॉन्सर, या फिर शेयर होल्डर। तो फटाफट से, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर बता दीजिए कि इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड को कौन इस्टेब्लिश करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर स्पॉन्सर, या फिर शेयर होल्डर। तो आंसर देखो ऑप्शन सी, आंसर देखो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्पॉन्सर इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। स्पॉन्सर जो है यहाँ पर इंडिया में म्यूचुअल फंड को इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड, ठीक है। जो हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, चाहे वो पर यूनिट हो या फिर टोटल हो, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? पहला देखो, ग्रोस एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, इशू वैल्यू, या फिर मार्केट वैल्यू। फटाफट से इसका आंसर जो है मुझे बता दीजिए, इसका आंसर क्या है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? तो आंसर देखो ऑप्शन बी, आंसर देखो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, डैश रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, इनमें से कौन जो है हमारे देश में म्यूचुअल फंड इंडिया इंडस्ट्री को जो है रेगुलेट करता है? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या हुआ? कौन कौन सी बॉडी जो है यहाँ पर हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है? क्या वो एसोसिएशन ऑफ बैंक ऑफ फंड्स ऑफ इंडिया है, या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर देखो हमारा यहाँ पे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वही जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इंडिया में रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखो, डैट होल्ड्स द सिक्योरिटीज ऑफ द वेरियस स्कीम्स द फंड इन इट्स कस्टडी, इनमें से कौन जो है, जो भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको अपनी कस्टडी में रखता है? तो ऑप्शन देखो, स्पॉन्सर, दूसरा ट्रस्टीज, तीसरा देखो कस्टोडियंस, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कौन जो है अपनी कस्टडी में जो है यहाँ पर रखते हैं सिक्योरिटीज को? तो आंसर देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कस्टोडियन इज अ करेक्ट आंसर, कस्टोडियन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश स्कीम डू नॉट हैव फिक्स मेच्योरिटी पीरियड, ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जिसका कोई भी फिक्स मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है? क्या वो ओपन एंडेड फंड्स है, क्या वो क्लोज एंडेड फंड्स है, इंटरवल फंड्स है, या ऑल ऑफ द अबव? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, कौन से हमारे यहाँ पर फंड्स है जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, जिनका जो नहीं होता? तो आंसर देखो हमारे यहाँ पर क्या है, ओपन एंडेड फंड्स। क्या है हमारे यहाँ पर? ओपन एंडेड फंड। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो ओवर होता है।